गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 आप सभी बच्चों का नागरिक शास्त्र विषय की कक्षा में हम स्वागत करते हैं। बच्चों, जिन बच्चों ने जो नागरिक शास्त्र लिया है, आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर ये विषय आपने क्यों लिया और नागरिक शास्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, आपको अपने विषय के बारे में जानना आवश्यक है। आखिर नागरिक शास्त्र है क्या, है ना, पहले आपको जानना है। बच्चों, नागरिक शास्त्र आंग्ल भाषा के, ध्यान दीजिएगा, नागरिक शास्त्र आंग्ल भाषा के सिविक शब्द का हिंदी रूपांतर है, यानी कि सिविक्स ना, जो आंग्ल भाषा में जो सिविक्स था उसका हिंदी रूपांतर क्या है, नागरिक शास्त्र है, और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है। ध्यान दीजिएगा, है ना, सिविक्स तथा सिविटॉस, है ना। और ये लैटिन भाषा में जो सिविक्स का अर्थ होता था बच्चों, उसका अर्थ होता था नागरिक, और सिविटास का अर्थ होता था नगर राज्य। इसी प्रकार बच्चों, अगर हम देखें, जैसा कि हम बता रहे बच्चों, अगर हम देखते हैं नागरिक शास्त्र का इसका अर्थ हो नगर राज्य में रहने वाले नागरिकों से, है ना, संबंधित है और इनकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से संबंधित है। और यदि हम दूसरे शब्दों में बच्चों देखें तो नागरिक शास्त्र में नागरिक के राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार जो होते हैं ना, है ना, उससे संबंधित जो कर्तव्य है उसका अध्ययन किया जाता है। और बच्चों, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, सभी जानते हैं बच्चों कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। और आज से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व, है ना, 2,500 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2,500 वर्ष पूर्व प्राचीन यूनान में नागरिक शास्त्र का जो था प्रादुर्भाव हुआ है, यानी कि उदय हुआ, जहाँ पर बच्चों जनता की 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया। कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया था? 3 श्रेणी में। और जो प्रथम श्रेणी में नागरिक आते थे जिन्हें राजनीतिक तथा सामाजिक दोनों अधिकार प्राप्त थे, जो प्रथम श्रेणी में आते थे। और जो द्वितीय यानी जो सेकंड वाली श्रेणी में आते थे वो विदेशी आते थे जिन्हें केवल सामाजिक अधिकार ही प्राप्त थे। और जो तृतीय श्रेणी में आते थे बच्चों, वो गुलाम होते थे जिन्हें वे राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और ना ही सामाजिक, यानी दोनों अधिकार प्राप्त नहीं होते थे बच्चों। और उस समय यूनान में छोटे छोटे राज्य स्थापित थे, है ना, और जिनकी संख्या प्रायः हजारों से भी होती थी, और वे क्या कहलाते थे? नगर राज्य कहलाते थे। और इसी नगर राज्य के प्रशासन तथा उसके नागरिकों के जो अधिकार होते थे बच्चों, और जो कर्तव्य जो होते थे, है ना, वो जो होता था उसके लिए जो शास्त्र होता था नागरिक शास्त्र के नाम से संबोधित किया जाता था। तो बच्चों, हमने इस प्रकार देख रहे कि किस तरह से कि नागरिक शास्त्र आखिर है क्या। और जैसा कि आप जानते हो कि आधुनिक युग में नागरिक शास्त्र का अर्थ पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक होता जा रहा है ना, काफ़ी बढ़ता जा रहा है, काफ़ी आगे आता जा रहा है, क्योंकि नगर राज्य के स्थान पर अब क्या होने लगे बच्चों? बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हो गई है, और ये राज्य एक दूसरे के इतने अधिक निकट आ गए हैं कि ये अंतर्राष्ट्र की विशेष महत्व दिया जा रहा है ना, हम हर एक राज्य, हर एक देश एक दूसरे से संपर्क रखना चाह रहा है। बच्चों, नागरिक शास्त्र आजकल मनुष्य के केवल नागरिक जीवन का ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि उसके सामाजिक जीवन का भी अध्ययन करता है ना। और सामाजिक जीवन चाहे घर का हो अथवा शहर का हो, या गांव का हो, या नगर का हो, या देश का, या अथवा विश्व का हो, सबका ये नागरिक शास्त्र जो है मनुष्य के जीवन के द्वारा अध्ययन करता ना। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, नागरिक शास्त्र आजकल मनुष्य के नागरिक जीवन का ही नहीं बल्कि उसके सामाजिक जीवन का भी, है ना, उसके जीवन का ही नहीं बल्कि उसके सामाजिक जीवन का भी अध्ययन करता है। वह सामाजिक जीवन का, चाहे वो घर का हो बच्चों अथवा शहर का हो, चाहे गांव का हो, नगर का हो, शहर का हो, या विश्व का हो। तो बच्चों, हमने भी देखा कि नागरिक शास्त्र के द्वारा हम किस किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि बच्चों तुम लोग नागरिक हो और इस बात को जानना चाहिए कि आखिर तुम नागरिक शास्त्र ले रहे हो विषय, तो इसके बारे में, आखिर नागरिक शास्त्र ले रहे तो इस विषय में पढ़ोगे क्या है, ये विषय तुमने क्यों चुना, है ना, कोई भी पूछ सकता। तो इस विषय में आप क्या क्या अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप बच्चों जानते हो कि प्रोफेसर पुद्दाम बेकर के अनुसार उन्होंने बताया कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान का दर्शन है। किसका है? नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है ना। और प्रोफेसर
गेट्स ने भी लिखा है कि नागरिक शास्त्र समाज सेवा में समान निरीक्षण का प्रयोग भी करता है ना। और बच्चों वॉर्ड के अनुसार एक जो प्रोफेसर उन्होंने भी लिखा कि नागरिक शास्त्र समाज का वह निरीक्षण है बच्चों जिसका प्रयोग समाज सेवा के कार्यों के लिए किया जाता है। और एक और प्रोफेसर उन्होंने जो लिखा है कि जो बहुत ही बड़े विद्वान हैं उनके अनुसार है नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान है। तो बच्चों मैंने कई परिभाषाओं के द्वारा आपको बता रहे कि नागरिक शास्त्र आखिर किस किस चीज़ से नागरिक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे शॉर्टर ऑक्सफोर्ड के अनुसार नागरिक शास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्यों के अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो बच्चों आपने देखा कि नागरिक शास्त्र आप जो विषय ले रहे आप इसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे तो मैंने आपको बताया। लेकिन आज जो हमने पार्ट लिया है बच्चों, जो पहला पार्ट है संविधान क्यों और कैसे, है ना। आपका जो विषय में नागरिक शास्त्र विषय में जो सबसे पहला पार्ट है संविधान क्यों और कैसे। आज हम बच्चों जानेंगे संविधान क्या है। तो हम देख रहे हैं कि बच्चों कि संविधान क्या है। बच्चों आप जानते हो कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। क्या होता है? सर्वोच्च कानून होता है संविधान ना। कोई भी देश बच्चों याद रखो कि बिना कानून के और बिना नियम के कोई भी देश नहीं चलाया जाता। किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे पहले कानून और नियम की आवश्यकता होती है। तो हम क्या देख रहे हैं संविधान क्या? तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, जो कि संविधान किसी देश की शासन, है ना, राजनीति और समाज को चलाने वाले उसके अंदर मौलिक कानून होते हैं। वो सरकार के साथ नागरिकों के संबंध भी निश्चित करता ना। क्या करता है? वो सरकार के साथ नागरिकों के संबंध भी निश्चित करता है जो संविधान होता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं है बनाया जा सकता बच्चों जो संविधान के अनुकूल ना हो। तो अभी आप बच्चों देख रहे हैं कि संविधान क्या है। जैसा कि हम बता रहे हैं ना कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। और बच्चों संविधान उन नियमों व सिद्धांतों का समूह होता है ना, जो कानून और नियम और सिद्धांत होते हैं वो एक तरह के समूह के अंतर्गत होते हैं और जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है ना। और प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रत्येक लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र जो होता है वहाँ राज्य का अपना संविधान होता है ना। और संविधान समाज के विभिन्न लोगों के बीच, है ना, लोगों और सरकार के बीच समन्वय का कार्य करता है। और बच्चों संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा के साथ साथ, यानी जो अधिकार होते हैं सरकार के, उसके साथ साथ नागरिकों को और उनके अधिकारों के प्रति क्या करता है बच्चों? जागरूक करता है ना। कि आप ये इसलिए करता है ताकि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। तो बच्चों हमारे देश में संविधान होना आवश्यक है और बिना संविधान के कोई भी देश सुचारू रूप से नहीं चल सकता, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ही नियम कानून होते हैं और बिना नियम कानून बनाए कोई भी देश नहीं चलाया जा सकता। और यदि संविधान हटा दिया जाए ना, नियम कानून हटा दे, तो बच्चों देश क्या होगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा ना। तो बच्चों संविधान का होना अति आवश्यक, यानी कि जो सर्वोच्च कानून होता है वो संविधान के अंतर्गत आता है, जिससे हमारी देश को चलाया जाता है। बच्चों हम देख रहे हैं संविधान निर्माण में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की जो स्थापना हुई, है ना। जैसे कि किसी भी सभा किसी देश के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए सबसे पहले सभा से लिया जाता ना। और संविधान सभा को जो स्थापित किया गया था वो 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई। और जैसा कि आप जानते हो कि संविधान का जो निर्माण हुआ, सबसे पहले तो संविधान को पारित कराया गया ना। और संविधान जो हमारा पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को। फिर से हम बता रहे बच्चों कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ था ना। और उसकी जो स्थापना की गई थी वो 1946 में की गई। और संविधान सभा के द्वारा जो संविधान को जो पारित यानी कि पास हुआ था वो हुआ था बच्चों 26 नवंबर 1949 को। उस समय हमारा जो संविधान था लागू नहीं हुआ था, सिर्फ क्या हुआ था बच्चों? पारित हुआ, यानी कि स्वीकृति मिली थी। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। जैसे कि जिसमें कि आप गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी मनाते हो ना, उस दिन हमारा संविधान बच्चों लागू हुआ था। लेकिन पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को।
यानी उस दिन हमको स्वीकृति मिली थी, और जो देश में लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। तो बच्चों आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा, जो स्थापना थी, है ना, सन 1946 में स्थापना हुई, और संविधान सभा की ना, उसके लिए भाई संविधान बनाने के लिए एक सभा पारित की गई थी, तैयार की गई उसके लिए, और जो हमारा जो संविधान को जो स्वीकृति मिली बच्चों वो 26 नवंबर 1949 को, और जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। तो बच्चों हमने देखा संविधान का निर्माण देखा, और हम देखते हैं कि संविधान निर्माण के लिए समितियों का जो निर्माण हुआ था उसको हम देखते हैं बच्चों। जो समितियों का जो निर्माण था ना संविधान बनाने के लिए, उनमें से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। और उनके अलावा और भी लोग थे जो कि इस संविधान के उसमें बनाने में साथ दिया, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू भी थे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, A.K. मुंशी जी, और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और हमारे संविधान के निर्माता भी थे। तो बच्चों इन लोगों के द्वारा, और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मिलकर हमारे संविधान को बनाने में सहायता प्रदान की, लेकिन जो हमारे जो मेन निर्माता थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि संविधान कब स्थापना सभा की हुई, पारित कब हुआ, और लागू कब हुआ, और कब वो किन किन समितियों के द्वारा, किन किन लोगों के द्वारा जो समिति के में थे उनके द्वारा हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और हम देखते भारतीय संविधान में कितना समय लगा, कितना व्यय हुआ, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी। बच्चों जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कितना लगा समय बच्चों, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, है ना। हमारे संविधान बनाने में, भारतीय संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और जो पैसे जो खर्च हुए वो 63,96,729 रुपये। कितना हुआ बच्चों, 63,96,729 रुपये व्यय हुए, है ना। और जो इसमें अनुच्छेद थे वो 395 यानी कि 395, और जो अनुसूचियाँ थी बच्चों वो 12। तो इस प्रकार से हमारे संविधान निर्माण में जो समय लगा, खर्च हुआ और अनुच्छेद, है ना, तो ये सब से मिलाकर हमारा संविधान का निर्माण हुआ बच्चों। और हम अब आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं भारत की संविधान की प्रमुख उद्देश्य क्या थे। पहले है कि राष्ट्र की एकता व अखंडता, बहुत ध्यान दिया गया था बच्चों राष्ट्रीय एकता पे, क्योंकि भारतीय संविधान के जो निर्माता थे अंग्रेज़ की फूट डालो व शासन करो की नीति से बहुत अच्छे से परिचित थे, है ना। और इसलिए उनके मन में, मस्तिष्क में ये राष्ट्रीय एकता का बहुत ही विचार बहुत ही प्रबल था, है ना, कि इसको बहुत ध्यान दिया गया, ताकि इसलिए संविधान में इस बात को बहुत अच्छे से रखा गया। इसी कारण से संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना की घोषणा भी की गई, और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित भी किया गया, और एक हरी नागरिकता के सिद्धांत को भी अपनाया गया बच्चों। और पूरे देश का एक ही संविधान रखा गया, और जिसमें कि 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई बच्चों। और संविधान के जो 42वें यानी 42 संशोधन द्वारा राष्ट्र की एकता के साथ साथ अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया बच्चों, ताकि इस चीज़ का बहुत ही एकता, और हमारे भारत देश में बच्चों एकता है भी, और इस चीज़ को बनाए रखने के लिए भी हम सब नागरिक को बहुत ही ध्यान देना कि किसी तरह से हमारे देश की एकता खंडित ना हो सके, है ना, हमारा देश बिखर ना सके। तो हमारी जो मेन उद्देश्य था एकता की, ना, राष्ट्र की एकता व अखंडता। और दूसरा उद्देश्य क्या था बच्चों, स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्रता भी बहुत ज़रूरी है हमारे संविधान में, जो ये रखा गया है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य जो था बच्चों, नागरिकों को केवल न्याय दिलाना ही नहीं बल्कि उनकी स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करना था,
ना। न्याय के अलावा उनकी स्वतंत्रता भी रखना, कि ऐसा तो नहीं कि प्रत्येक नागरिक को उसकी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है या किसी प्रकार से वो बंदिश में रह रहे हैं, जो व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है ना। अगर हम स्वतंत्र ना हो बच्चों, किसी चीज़ की स्वतंत्रता बच्चों ना हो तो कैसा लगेगा अभी कि हर चीज़ में हमको बंदिश सी महसूस होगी ना। हम हर प्रकार से बच्चों, क्योंकि बच्चों तुम जानते हो कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना बचपन से जब पैदा होता है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखना। अगर मेरी स्वतंत्रता बच्चों किसी को हानि पहुंचा रही तो वो स्वतंत्रता नहीं हुई, लेकिन उसके हमारे संविधान में स्वतंत्रता दी गई, लेकिन अपने जीवन को सफल, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए है ना, आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्रता दी गई। संविधान की जो प्रस्तावना में नागरिकों को विचार ना, अपनी अभिव्यक्ति, विश्वास तथा उपासना की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। इसकी पूर्ति के लिए संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए ना। हम लोग को कुछ मौलिक अधिकार मिले ना, यानी कि शिक्षा पाने का अधिकार है, कहीं आने जाने का अधिकार है, धर्म अपनाने का, तो ये सब स्वतंत्रता है बच्चों, है ना। अगर हमारे ये सब स्वतंत्रता छिन जाए तो व्यक्ति जी ही नहीं पाएगा। इसलिए ये सब चीज़ स्वतंत्रता का भी हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका प्रावधान है, और व्यक्ति वही स्वतंत्रता को अपना सकता है जिससे हम दूसरे की स्वतंत्रता छीनी ना जा सके। फिर हमको समानता का भी, ये सब हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आया है बच्चों। आगे हम और आपको बताएंगे, अभी हम उद्देश्य देख रहे हैं। और समानता है ना, प्रत्येक व्यक्ति समान, यहाँ पर हमारे भारत देश में हर एक व्यक्ति को समानता दी जाती है। ऐसा नहीं कि कोई ऊंच नीच ना, रंग भेद या जाति भेद से किया जाता, नहीं। हर एक व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति को समान दी गई है किसी चीज़ की स्वतंत्रता या समानता, तो दूसरे व्यक्ति को भी वही दी जाती ना। और हम इस चीज़ को हमेशा देखते भी हैं, है ना। और इसकी हमको प्रस्तावना में भी देखने को मिला कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो प्रत्येक व्यक्ति देश में रहता है या अर्थात नागरिक जो है, उनको समान अवसर प्राप्त है ना। उनको कानूनों का अवसर प्राप्त है, समाज के किसी भी कोई विशेष अधिकार प्राप्त अलग से किसी को नहीं दिया गया, ना उनके साथ धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर नागरिकों को कोई भेदभाव भी नहीं किया जाता बच्चों। इन बातों को हम देखते हैं, इन संविधान की जो धाराएं हैं उसमें 14 से 18 में दिया गया है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को कानून के सामने समानता तथा सुरक्षा बच्चों प्रदान की गई है ना। और धारा 15 के अंतर्गत कहा गया कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, रंग, जाति तथा लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और इसके अंतर्गत 16 के अंतर्गत दिया गया नागरिकों को अवसर की समानता, हर एक अवसर की समानता को प्राप्त किया गया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी तरह से अपना जीवन यापन कर सकता है बच्चों। और 17 के द्वारा छुआछूत को भी समाप्त किया गया ना। पहले बहुत था बच्चों, है ना, छोटी जातियों को, निम्न जातियों को ऊपर नहीं आने दिया जाता, लेकिन अब तो ये सब चीज़ें छुआछूत वगैरह और निम्न जाति ये सब नहीं, अब तो सब हर एक जाति को समान अवसर प्राप्त है ना। और धारा 18 के अंतर्गत शिक्षा तथा सेवा की उपाधियों को छोड़ सभी अन्य उपाधियों को समाप्त कर दिया गया ना। सिर्फ ध्यान दीजिएगा, शिक्षा तथा सेना के उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियों को समाप्त भी कर दिया गया। और उसके अंतर्गत छुआछूत सब 18 के अंतर्गत, 17 के अंतर्गत हटाया भी गया है। और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त है ना। हर एक चीज़ की समानता, किसी भी जाति या लिंग भेद किसी तरह से छुआछूत को हटाया गया, और कोई भी व्यक्ति के साथ भेदभाव अब नहीं किया जाता है। हर एक व्यक्ति को, जो भारत देश का है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को समानता का व्यवहार किया गया, जो कि हमारे संविधान में ये प्रमुख उद्देश्य है। तो बच्चों फिर हम आते हैं बंधुत्व की भावना। हमारे जिस भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है, एक सबसे प्रमुख उद्देश्य था बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना। और आपने देखा भी होगा कि हमारे देश में एक चीज़ बहुत अच्छे से है, कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है ना विदेश से, तो हम भारतीयों का ये एक आदत सी है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार, उसके साथ अच्छा आचरण किया जाता है ना। और ये बहुत ही बड़ी मुख्य उद्देश्य है। तो हम अब देख रहे हैं कि जो देश है सामाजिक, जो न्याय भारतवासियों के साथ जो किया जाता है ना, प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय भी मिलता है। और आपने देखा होगा सारे स्थानों पर जाने के लिए प्रत्येक नागरिकों में रंग, जाति तथा धर्म पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है ना। सरकारी नौकरी पे भेदभाव नहीं किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में समानता के आधार पर स्थापित किया गया। और हर एक व्यक्ति को, नागरिकों को सामाजिक न्याय भी
प्राप्त हैं, जो कि हमारे भारत के संविधान के मुख्य उद्देश्य में। और एक आर्थिक न्याय भी बच्चों प्राप्त है, जैसा कि आप जानते हो कि व्यक्तियों को अपनी आजीविका यानी कि कोई भी तरह का नौकरी पेशा, कोई भी जीविका, किसी भी तरह की नौकरी वो कर सकता, उसको स्वतंत्रता है। ये अधिकार बच्चों हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो हमारे संविधान में लागू है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जीविका चला सकता है, यानी जीविका प्राप्त कर सकता है, किसी भी तरह का वो काम कर सकता और उसको उस हिसाब से वेतन मिलेगा। उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ना, उचित वेतन मिलने का भी कार्य हो, ताकि जो व्यक्ति जैसा कार्य करा उसको उस हिसाब से उचित वेतन प्राप्त हो। और जो राजनीतिक न्याय बच्चों की प्रत्येक व्यक्ति को है ना अपने देश में मत देने का अधिकार है ना, और वयस्क मताधिकार यानी कि जो 18 साल के जो हो जाते हैं तो प्रत्येक नागरिक अपने मत का प्रयोग कर सकता है ना, और यानी कि वोट डाल सकता है, चुनाव लड़ सकता है, यानी कि राजनीतिक भी न्याय प्राप्त है। तो बच्चों हमने भारत संविधान के प्रमुख उद्देश्यों को देखा, और अगली कक्षा में हम उसके महत्व को भी बताएंगे, और कई पॉइंट्स इसमें और भी हैं जो कि हम अगली कक्षा में बताएंगे। तो बच्चों अभी हमने क्या क्या देखा, हम एक बार आपको फिर से पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। बच्चों हमने अभी देखा कि संविधान के बारे में देखा ना, संविधान क्या है, संविधान की स्थापना कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, सब ना समितियों का निर्माण में कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष और निर्माता रहे। फिर हमने बच्चों देखा भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा, कितना व्यय, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ ना। फिर हमने देखा कि भारत के संविधान के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो बच्चों इसी से संबंधित हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, वो आप अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से हल करिएगा। मैंने पूरा आपको बताया। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिएगा है ना, उसके बाद सुनने के बाद अपने शब्दों में दोनों प्रश्न जो मैं दे रही हूँ उसको लिखिएगा। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं ना, भारतीय संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं लिखिए। और दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, लिखिए। तो बच्चों अब हम अपने नागरिक शास्त्र के विषय की जो कक्षा है उसको हम समाप्त करते हैं, और अगली कक्षा में इसके जो और पॉइंट्स है इस पाठ के मैं और लिखवाऊंगी और आपको समझाऊंगी, और मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।